नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जो पिछले एपिसोड में जो यह स्पष्ट किया गया था कि जो हमारे देश में एक खतरनाक प्रवृत्ति चल रही है कि अपराध या अपराधी, आतंकवाद या आतंकवादी से किसी पंथ को जोड़ करके पूरे जो पांथिक समुदाय को पर निशाना साधने की या उसको लपेटने की एक बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है। भारतीय जनता दल और कुछ लोग और भी होंगे, ये कोशिश में लगे हैं और अपने अवाम को समझाने में लगे हैं कि अपराध या अपराधी, आतंकवाद या आतंकवादी से किसी भी पंथ का लेना देना, किसी भी पंथ का और खास करके इस्लाम का कुछ भी लेना देना नहीं है। थोड़ा सा और स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए तो अक्सर जितने भी आतंकवादी हैं, आपके मान लीजिए अलकायदा है और तालिबान है, बोको हराम है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का में जो आतंकवादी तंजीमें हैं जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, तो ये आतंकवाद जो है इन संगठनों के नामों पर वो पाकिस्तान भारत में भेजता रहता है। तो इस तरह के जितने भी आतंकवाद है या आतंकवादी संगठन है या जो है वो आतंकवादी, इसका ये भारतीय जनता दल और भारतीय जनता दल के साथ और भी लोग होंगे, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं, कि उन आतंकवादियों से इस्लाम का कुछ भी लेना देना नहीं है। यह स्पष्ट जो है सभी भारतीय भाई बहन स्पष्ट जानने और उससे जोड़ने का जो कुचक्र है उसको भी निष्फल करने की जरूरत है। ये इसमें जो है जितनी भी समझदारी से, जितनी भी ताकत से इसको जो है जितनी भी ताकत की जरूरत हो, जितनी भी समझदारी की जरूरत हो, वो सब लगा करके इस कुचक्र को विफल करना है कि जो किसी भी अपराध से और किसी भी अपराध या अपराधी से, किसी भी आतंकवादी से इस्लाम को जोड़ने का जो कुचक्र है। कुछ भ्रमित तत्व जो है अपने माने इस्लाम बिरादरी के नाम पर या पैसे वैसे के प्रलोभन पर हमारे भारत में भी जो कुछ तत्व जो पाए जाते हैं, तो उनके विषय में यह है कि उनका पता किया जाना चाहिए और उनको भी उसी श्रेणी में, जो आतंकवादी की श्रेणी में उनको समझ करके और ऐसा दंड दिए जाने की आवश्यकता है कि फिर
दूसरे लोग जो है इस तरह के भ्रम में पड़ करके जो, और फिर अपने बिरादरी का हवाला दे करके इस तरह का जो माने इस तरह का जो कुकृत करते हैं, उनकी आदत और हिम्मत छूट जाए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में और कैसे भी हो और कोई भी कारण हो, लेकिन जो जैसा कि अभी बताया गया है कि अपराध हो चाहे अपराधी हो, आतंकवाद हो चाहे आतंकवादी हो, उससे किसी भी पंथ या इस्लाम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और उसको लेकर के वो हमारे देश के जो है माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पर जो निशाना बनाना, उनको पूरे समाज को लपेटना, इस कुचक्र को विफल करना है। अब आ जाइए कि अभी ये कोशिश जारी है, कामयाबी अभी मिली भी नहीं है। तब तक ये गद्दार सलमान खुर्शीद जो है दूसरा वो कुचक्र इसने शुरू कर दिया कि उन्हीं माने बोको हराम या इसिस जैसे आतंकवादियों से तुलना कर दिया, वो हिंदू आस्था की। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता दल का कहना है कि ये बहुत खतरनाक किस्म का गद्दार है। और ये राष्ट्रभक्ति का तकाजा ये है कि उसके किताब को बैन करने से कुछ फायदा नहीं है। इसको तुरंत जो है देश के बाहर किया जाना चाहिए। और साथ में चूंकि इसकी कोई औकात नहीं है बगैर राहुल और सोनिया के शह से, उसके संरक्षण से, ये कुछ भी नहीं किया होगा। इसलिए राहुल, सोनिया और प्रियंका, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट, ये इन तीनों टेस्ट कराने से उनके अंदर का मंसूबा का पता चलेगा। और ये तीनों टेस्ट करा करके इन तीनों को एक ही कार्टून में पैक करके इटली भेजे जाने की जरूरत है। अब देखिए भारतीय जनता दल कब से कह रहा है, और बगैर इनको भेजे जो है इस देश को चैन नहीं है, सुकून नहीं है। वरना जो है ये देश हमारा इस तरह की अशांति को कोई झेलता ही रहेगा। लेकिन हकीकत क्या है, ये मोदी जी और बीजेपी वाले, खासकर मोदी जी, इनको पैक करके देश के बाहर भेजना तो दूर, इनके द्वारा लूटे हुए धन जो कि वहां पर विदेशी बैंकों में जो जमा है, और थोड़ा बहुत नहीं है, 150 से लेकर 180 लाख करोड़ का काला धन है, उसको ये मोदी जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। देश का इतना बड़ा डकैत और देश का इतना बड़ा अभिशाप, इतना बड़ा गद्दार, उसको मोदी जी पाल रहे हैं। मोदी जी की, जहां तक मैं बता रहा हूं, मोदी जी की रक्षा के क्षेत्र में तमाम आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी हथियार जो खरीद रहे हैं, अपनी सेना को मुहैया करवा रहे हैं। और सीमाओं पर जो सड़कें बन रही हैं, और इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीति चलवा रहे हैं, खास करके चीन को घेरने की, चीन के प्रभुत्व को कम करने की, मध्य एशिया में अपने पांव जमा करके चीन के वर्चस्व को कम करने की, या अपना वर्चस्व या भारत का वर्चस्व स्थापित करने की, ये कूटनीति बहुत ही सफल चल रही है। और हमारे देश में जो हाईवेज का जो जाल है, एक्सप्रेसवे का जो जाल है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहे हैं, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर,
वो लॉजिस्टिक्स पार्क और इंडस्ट्रियल नोड्स भारतमाला के तहत जो है तमाम वो कनेक्टिविटी के इसी तरह के हाईवेज और एक्सप्रेसवे के काम या उसका वो नेटवर्क, सागरमाला के संबंध में जो हमारे जो बंदरगाह है, पोर्ट्स है, उसकी कनेक्टिविटी या उसका आधुनिकीकरण, इस तरह के तमाम काम है। और भी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, रेलवे कोचेस का आधुनिकीकरण, हवाई अड्डों, कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण और हवाई अड्डों का भी आधुनिकीकरण, क्योंकि विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। विदेशी निवेश को आकर्षित करके एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था लानी है। तभी जो है जो ये खतरनाक मंसूबा लिया हुआ अपना पड़ोसी चीन, उसको मात दी जा सकती है, ये तो स्पष्ट है। तो उसकी नींव ये डाल रहे हैं मोदी जी, ये सब सही है। हालांकि इसके संबंध में आप देहातों में जाइए, इतने अच्छा और दूसरी ओर जो जेएनपीसी रही है, इस देश को सिर्फ लूटना, देश को तबाह करना। सीमाओं पर इसने आज तक वो सड़क नहीं बनाई ताकि चीन को अंदर घुसने का इसने पूरा इंतजाम, पूरी व्यवस्था इसने कर दी थी। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि वो ए.के. एंटनी था रक्षा मंत्री यूपीए सरकार में, वो बड़ी बेहयाई से उसने वक्तव्य दिया था लोकसभा में कि हमारी सरकार ने, यानी उनकी सरकार ने सीमाओं पर सड़क न बना करके अपने देश की रक्षा की है। इस तरह का बेहाई भरा वक्तव्य जो है ए.के. एंटनी रक्षा मंत्री ने दिया था। तो मैंने भारत और चीन की सीमाओं पर अपनी माने भारत की वो बिल्कुल वो सड़क नहीं थी। अब ये सड़क बन रही है और खास करके जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं, आपका जैसे मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी रेलवे तंत्र का या रेलवे का जाल बिछाना, सड़कों में हाईवेज और एक्सप्रेसवे तक, और शायद वो कनेक्टिविटी जो है वो बर्मा तक भी ले जाना, ये तमाम यानी काम हो रहे हैं। और इसके ठीक विपरीत जो है जो जेएनपीसी ने इस देश को लूटा ही है। खास करके राजीव गांधी के जमाने में इतनी लूट किया कि उसके बाद जो है वो जो चंद्रशेखर की जो सरकार आई, उसको अपने अंतर्राष्ट्रीय क्या करने की इज्जत बचाने के लिए सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ा था। इस कदर जो है इन सबों ने देश को लूटा है। और जहां तक कि देश को बंटवाया है, देश को तार किया है, पाकिस्तान बनवाया है, पाकिस्तान बना करके एक दुश्मन वो खड़ा किया है, तमाम समस्याएं दी हैं। लेकिन आप जाइए तो ये सारी बातों का कि मैंने कितनी अपराधी है, कितनी देश की दुश्मन है, कितनी देश की गद्दार है, इसका कोई जिक्र नहीं। सिर्फ एक जिक्र यह है कि मोदी ने सब बेच दिया। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ बीजेपी, जो कि कहती है कि उसके 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं, और वो सब जो है इस तरह का जहर भरने में, इस तरह अफवाह का शिकार बनाने में बिल्कुल कामयाब है। इस देश के वो अभिशाप। तो जो जनता में
इस बात का कोई जिक्र नहीं कि कितनी अभिशाप है, कितना इसने लूटा है। इसी पीरियड में 8 से 9 से तक दंगे करवाए गए और उन दंगों में एनपीसी के गुंडे थे। और ये जैसे कि विदेशी ताकत कोई हो, कॉलोनियल पावर हो, वो इस देश के लिए अभिशाप बन जाए। जैसा कि वो अंग्रेज आके शासन किए थे, उससे भी खतरनाक किस्म का इसने जो है वो व्यवहार किया है हमारे देश के साथ। लूटना अलग से है, देश को बांटना और आवाम को नारकीय जीवन देना, और इसके बाद जो है सारा इल्जाम किसी और के मत्थे मढ़ना, और फिर एक चाटुकारों की फौज, चाटुकार जो है वो बौद्धिक वर्ग का, चाटुकार वो इतिहासकारों का, चाटुकार मीडिया का, चाटुकार पत्रकारों का एक फौज खड़ी कर दिया, ताकि इसके सारे देश की गद्दारी के, देशद्रोही के सारे पापों को ढकने का, जो इसने डकैती डाली है देश के ऊपर, उसको भी ढकने का, और एक झूठी जो वो महिमा मंडल और हमारे देश के हर गली कूच और जो है वो संस्थानों पर, शिक्षण संस्थानों पर, हवाई अड्डों पर अपना नाम जो है वो वहां पर जड़वा देना। तो इस सच्चाई के विपरीत जरा जाके देखिए तो बस यही है, मोदी ने सब बेच दिया, मोदी ने सब बेच दिया, मोदी ने सब बेच दिया। और इस स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ बीजेपी है। वो नहीं चाहती है कि ये गद्दार जीएनपीसी बेनकाब हो, ये गद्दार देश पर अभिशाप बना रहे, ये साजिश है बीजेपी की। तो इस संबंध में तो इतना सब मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन उनका सब किया कराया वो किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। जब ये आंतरिक जो सुरक्षा का जब मामला आता है, ये मोदी जी को भी मालूम है कि जीएनपीसी कितनी खतरनाक है, ये वामदल वाले कितने खतरनाक है, ये जो टीएमसी की ममता बनर्जी जो है वो कितनी खतरनाक है। इसी प्रकार के सभी समाजवादी पार्टी वो जो है, इनको जो है जनता के सामने वो एक्सपोज नहीं वो कर पाए। वैसे तो किसी अपराध को शह देना, किसी अपराधी को बचाना या उसको संरक्षण देना उसी के बराबर का अपराध होता है। लेकिन इस जीएनपीसी को जिस तरह से ये मोदी जी बचा रहे हैं, और जीएनपीसी के द्वारा लूटकर जो कालाधन जो जमा है विदेशी बैंकों में, उसकी जो रक्षा कर रहे हैं, वो जीएनपीसी के अपराध से भी बड़ा अपराध है। अब देख लीजिए, देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। डीजल की कीमतों के बढ़ने से जो और भी वस्तुओं के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो यातायात का जो खर्च है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए बाकी भी चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। तो लेकिन जो खास करके ये सोनिया राहुल का जो काला धन है विदेशी बैंकों में जमा, जो कि एक एस्टिमेटेड एक अनुमान है कि 150 से लेकर 180 लाख करोड़ है। ये जो वही ला देते और वो ला करके सब्सिडी वो दे देते, खास करके डीजल और पेट्रोल पर, तो डीजल के दाम काफ़ी नीचे आ सकते थे। तो डीजल का दाम भी कम हो जाता और उससे संबंधित जो है तमाम चीज़ों के भी दाम कम हो जाते। और देखिए, महंगाई पर काबू करने की जिम्मेदारी सरकार की है और वो कर भी सकती है। और शायद मोदी जी को भूलना नहीं चाहिए
जो है इन्हीं के दो शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जिस जनता सरकार में मंत्री थे, उसके प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई की सरकार की कई विशेषताएं थी। खैर यदि उन विशेषताओं का वर्णन हम करने लगेंगे तो मुख्य जो विषय ये भटक जाएगा। और उसमें सबसे प्रमुख विशेषता थी कि सन 1857 के बाद जो हमारी एकता, हिंदू मुस्लिम एकता जो है एक बेमिसाल एकता प्रदर्शित हुई थी 1857 की आज़ादी की क्रांति के समय। उसके बाद पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता प्रदर्शित हुई 1977 के लोकसभा के चुनाव के दौरान, जिसमें कि ये कांग्रेस जो है उत्तर भारत के 9 से लोकसभा सीटों में से मात्र जो है 9 से नहीं, सॉरी, उत्तर भारत के 3 से लोकसभा सीटों में से मात्र 9 सीट ही जो है वो जीत पाई थी। और वो भी 9 सीट कहाँ से, जो है आपके कुछ वामपंथी क्षेत्रों से और कुछ जो पूर्वोत्तर भारत में जो 4 वो राज्य हैं वहाँ से तो वो डोल के माध्यम से, दान उन देकर के, भ्रष्टाचार के माध्यम से 7-8 सीट की व्यवस्था वो कर ही लेती है। तो लेकिन पूरे उत्तर भारत से पूरा वो साफ हो गई थी। मैंने 300 सीटों में से 9 सीट उसको मिली थी। ये था 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम एकता का नतीजा। और मोरारजी देसाई बल्कि पहले वो प्रधानमंत्री थे 1947 के बाद, जो कि 51% वोट पा करके 51% वाला आज तक जो है 1947 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना था। तो बात महंगाई की थी और उन्होंने महंगाई को काबू ही नहीं किया। बढ़ती हुई महंगाई को बढ़ने ही नहीं दिया, बल्कि उस महंगाई को कम किया उन्होंने। क्योंकि उनकी मंशा साफ थी, उनकी नीयत साफ थी और इस देश और जनता के प्रति उनकी जो भक्ति है वो भी साफ थी। लेकिन ये मोदी महोदय, इनका मन साफ नहीं है। ये भले कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, सबका प्रयास, पता नहीं क्या क्या, वो सब झूठा है, सब धोखा देने वाला है। जो व्यक्ति जो है देश के दुश्मनों को पाले, उसका विनाश करने की बजाय, कैसी उसकी देशभक्ति नहीं है उनकी। ये देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है। और भारतीय जनता दल का ये जो कोशिश है अभी फिलहाल, इसे YouTube के संदेश के माध्यम से, और एक बात और है कि भारतीय अवाम ताकत दल जो YouTube के संदेश के माध्यम से जो अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित एक सद्भाव लाना चाहता है, भाईचारा लाना चाहता है, इखलाक मोहब्बत लाना चाहता है। इस प्रयास के संबंध में तमाम इनके दुष्चक्र और साजिशें, पहला कि ये यूट्यूब वाले सर सिर्फ जो है वो यूट्यूब पर ही दिखते हैं, वो इसके बाद तो कहीं दिखते नहीं, गली कूच में दिखते नहीं है, रैली वगैरह करते दिखते नहीं है। पहला एक जो है वो भ्रम वो फैलाना। और फिर जो है इनके जो सिखाए पढ़ाए जो तोते आते हैं, छुट भैये आते हैं, वो पता नहीं क्या वो रट्टा मारते हैं कि हमारे मोदी जी चले गए, हमारे योगी जी चले गए तो सनातन क्या क्या होगा। अब
अब उनसे ये पूछा जाना चाहिए, हमारी पूरी आवाम उनसे पूछे कि ये हमारे मोदी जी जो है क्या सनातन की रक्षा कर रहे हैं? क्या सनातन के लिए वो प्रधानमंत्री बने हैं? हमारे मोदी जी जो है क्या इसकी शपथ लिए हैं कि भाई हम यानी मैं प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री का शपथ लेता हूं सनातन की रक्षा के लिए? तो इस तरह से झूठ और अनर्गल बातों का ही वो आधार बना करके इस तरह का वो दुष्प्रचार किया जा रहा है। अभी थोड़ा माने साधनों का एक सीमा चल रही है, लेकिन उसको भी मैंने संगठित किया जा रहा है। और खास करके उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा है उसमें तो भारतीय जनता दल आ रहा है। थोड़ी सी मेरे पैर में तकलीफ है, वो भी 10-5 दिन की बात है। तो पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ, विद फुल स्टीम और हम उतर रहे हैं। और सभी 4 से 3 विधानसभा क्षेत्रों से तो और इनको शिकस्त देने के लिए और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम का यदि आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो सरकार तो सरकार बनाने के लिए भी तो इस तरह का जो भ्रम ये फैला रहे हैं जनता में कि ये कहीं दिखते नहीं, अदृश्य हैं। एक तो इन लोगों का कुचक्र जो है इस तरह का है। दूसरा, ये कहते हैं कि 2-3 महीने के लिए मैं रुक जाऊं, 2-3 महीने के लिए ये प्रचार मैं रोक दूं। अब ये इतना बेचैन क्यों है, ये तो वही जाने। जनता यदि समझदार हो रही है, जनता जो है देख रही है कि यानी कि कितने धोखेबाज हैं मोदी जी और बीजेपी वाले और वो योगी जी, तो ये बेचैनी उनकी है। लेकिन इस तरह से जो YouTube के माध्यम से और कोई भी देखता होगा कि बराबर इसको स्पष्ट किया जा रहा है कि भाई ये देश के बहुत बड़े अभिशाप हैं बीजेपी वाले और मोदी जी और योगी जी। कोई योगी का आदमी, कोई मोदी जी का आदमी, बीजेपी का आदमी ये कहे कि 2-3 महीने रुक जाओ, तो हम तो यही कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि पर तरस आता है कि जहां एक और इस बीजेपी को नष्ट में नाबूद करने के लिए चूंकि ये देश का अभिशाप है और वो योगी का आदमी, बीजेपी का आदमी, मोदी का आदमी कह रहा है कि 2-3 महीने के लिए रुक जाइए, तो ये उसकी मैंने बुद्धि बलिहारी है और तरस आता है। और बड़ी विचित्र किस्म की बातें करते हैं वो आकर के, जब वो बात करते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से, कहते हैं कि जब YouTube वाले सर जब सपा पे बोलते हैं, GNPC पे बोलते हैं, बसपा पे बोलते हैं, TMC पे बोलते हैं, वामपंथी, तब तक तो ठीक है, मेरे ऊपर न बोले। इस संबंध में भारतीय जनता दल कि किसी पर बोलने की बात ही नहीं है। जनता को ये बताया जा रहा है कि ये जो तंजीमें हैं, ये जो संगठन है, राजनीतिक संगठन, भले इन्होंने एक राजनीतिक संगठन की खाल ओढ़ ली है, मुखौटा पहन लिया है, लेकिन ये देश की हमारे प्यारे मुल्क राष्ट्र भारतवर्ष की ये खतरनाक ताकतें हैं, उसकी दुश्मन ताकतें हैं। इसलिए देश की रक्षा के लिए, देश को महफूज रखने के लिए इनका विनाश होना जरूरी है, और वो भी समूल विनाश। तो किसी पर बोलने वाली बात ही नहीं है, बस उनके चाल चरित्र और चेहरे को जो कि हमारे भारतीय समाज विरोधी है, देश विरोधी है,
उसी को भारतीय जनता ताकत दल बार बार ये अपने भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है कि भाई इनसे कभी भी इस देश का भला, भारतीय समाज का भला और अपने भारतीय आवाम का भला हो नहीं सकता। ये बात है, इसलिए इनका नाश होना बहुत जरूरी है, ये बताया जा रहा है। और उसका कोई आदमी कहा कि साहब यानी उनको बोलते हैं तो ठीक है, उनको बोलते हैं ठीक है, और हमको न बोलिए। तो ये मैंने ये बिल्कुल सारांश में, संक्षेप में, इन्हें नटसेल यही कहा जा सकता है कि ये उनकी बुद्धि की बल जा रही है। और वैसे भी कितनी सामग्री दी गई है कि भाई देश में एकता, भारतीयता, भारतीय भाईचारा, ये सारी बातें ये इनके पल्ले पड़ती ही नहीं है, या इसको समझ करके भी जो इनका जो निहितार्थ है, निस्वार्थ है, उसको साधने में इतना ही अंधे हैं कि ये आवाम और देश की जो हित की बातें जो कि भारतीय जनता दल बता रहा है, ये इनको मतलब की नहीं दिखती हैं। और शायद ये इनका जो स्वार्थ भरा जो तंत्र है, स्वार्थ भरा जो साम्राज्य है, उसको ये खतरा दिखता है भारतीय एकता से, इसीलिए जो है इसीलिए ये विरोध करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस भी संगठन को भारतीय एकता से तकलीफ हो और भारतीय एकता का वो माने विरोध करता हो, तो निश्चित है वह इस देश का गद्दार है, देश का दुश्मन है। अब चूंकि गद्दार से भी कोई घिनौना शब्द जो है वो शब्दकोश में नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है, तो हमारी भी मजबूरी है, लेकिन यहाँ ये वो बड़े खतरनाक। अब यही चीज जो है अपनी जो भारतीय आवाम को अपनी भारतीय आवाम को ये भारतीय आवाम ताकत दल जो है वो समझा रहा है। अब वो थोड़ी सी अब यह है कि जो माने इसको समझने की गति थोड़ी सी जितनी अपेक्षित होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन जो भी हमारी भारतीय आवाम समझ रही है वो अच्छे से समझ रही है। अब चूंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और आईटी का भी ज़माना है, यदि ये और कम से कम यदि यही संदेश, यही सामग्री हमारे जन जन तक पहुंच जाती, जन जन तक ये संदेश जाता, तो इसका नतीजा बहुत जल्दी मिल जाता। लेकिन फिर भी अब भारतीय जनता दल वो साधनों के द्वारा और उनके बीच जा करके उनको समझाने का काम करेगा कि ये सब के सब इस देश के शत्रु हैं और भारतीय समाज के शत्रु हैं। इनका विनाश जरूरी है, इनका समूल समाप्ति जरूरी है, और जो कि आपको ईवीएम मशीन पर आपको इसको सुनिश्चित करना है। तो बताया जा रहा था कि मोदी जी के उतने काम सब हैं और देश हित में मैंने बहुत जरूरी हैं, लेकिन वो सब काम व्यर्थ है। जबकि देश के अंदर देखिए, ये पहले भी बताया था कि चीन और पाकिस्तान को जीतना मुश्किल नहीं है। हालांकि जब चीन की बात आ रही है कि अभी भी कोई एक वो नेवल फ्लीट यानी नौसेना का बेड़ा बना करके चीन ने पाकिस्तान को दिया है, तो अब जो है चीन जानता है कि वो चीन भारत से सीधी लड़ाई वो जीत नहीं सकता है, तो वो अपने दुश्मन को जो है वेपनाइज कर रहा है, वो उसको अस्त्र दे रहा है भारत से लड़ने के लिए। तो अभी हाल ही में शायद वो 3-4 रोज पहले एक नौसेना का बेड़ा यानी नेवल फ्लीट जो है इस चीन ने बना करके और काफी वो उन्नत किस्म का है, वो पाकिस्तान को दिया है और वो देता ही रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि एशिया में यदि कोई उसका प्रतिद्वंदी है तो भारत ही है, और इसलिए भारत को भी चाहिए कि चीन को कैसे नष्ट में नाबूद करना है, इसकी जो है इसकी वो रणनीति बनाए। भारतीय जनता दल के शब्दों में इस चीन से
ना तो कोई बात करनी है, चाहे सीमा के संबंध में, तो वैसे भी, और उसके साथ जो व्यापार जो है बिल्कुल वो खत्म कर दीजिए। अब वो प्रश्न आ गया ना कि हमारे देश में देशभक्ति का, यह देशभक्ति नाम की चीज है नहीं, इसका बहुत अभाव है। यदि देशभक्ति होती तो जानते हो कि भाई चीन इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक दुश्मन है, तो हमारे लोग सिर्फ सस्ता जान करके चीनी सामान को ना तो बेचते ना तो खरीदते, नंबर एक। और मोदी जी कम से कम इन वामपंथियों को देश का दुश्मन मानते, और ये वामपंथी के जो है भिन्न रूपों में हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो वाइटल ऑर्गन है, और हमारे जो मार्मिक जो है वो अंग है हमारे भारतीय व्यवस्था के, इस देश के, उसमें इन वामपंथियों का जो प्रवेश हो रहा है और अब तक हुआ है, उसको कैसे बाहर किया जाए, इसकी चिंता करते हैं मोदी जी। लेकिन नहीं, सारे देश के दुश्मनों को ये पाल रहे हैं, जीएनपीसी को पाल रहे हैं। तो जीएनपीसी को पालना, वामपंथियों को पालना, और जो कि इस देश के अस्तित्व के लिए बहुत खतरा है, यही सबसे बड़ी गद्दारी है मोदी जी की और बीजेपी। यह भी कई बार बताया गया है कि ये चीन जो है अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है। वो कहता है कि हमारे पुराने इतिहास में वो तिब्बत का भाग है। अरे भाई, तिब्बत तो तुम्हारा है भी नहीं। तिब्बत तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने तुमको दे दिया है, वो थाली या तस्तरी में सजा करके। तो तिब्बत तो तुम्हारा है ही नहीं। अब भारत कभी भी, अब ये कायर किस्म का मोदी तो नहीं वो ले सकता। गद्दार नेहरू ने जो है अपने दुश्मन चीन को थमा दिया, क्योंकि भारतीय जनता दल को जब भी हमारी देश की आवाम आशीर्वाद देकर के सत्ता का उपकरण वो थमाएगी, ये तिब्बत को भी लेगा, और वो ये कह देगा कि भाई कि भारत जो है भारत के अधीन जो है वो बीजिंग तक है। जो कि हमारे इतिहास में एक जो है वो कनिष्क थे राजा, वो क्या कहते सम्राट थे कनिष्क करके। तो उनका साम्राज्य जो है वो बीजिंग तक था या पीकिंग तक था उनका। इसलिए बीजिंग तक भारत है। बीजिंग तक जो है वो भारत का हिस्सा है। बोलिए, तब जाकर के जो है वो ये ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आएगा। नहीं तो आप सुनते रहिए कि वो बोलता रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा। भारत को डट करके बोलना चाहिए कि तुम जो है वो तिब्बत लौटाओ, ये लौटाओ, और बीजिंग को भी वो लौटाओ। तो तुम यदि नहीं लौटाओगे तो भारत तुमसे एक न एक दिन तुमसे बलपूर्वक छीनेगा तुमसे। लेकिन ये सब कायर हैं। एक तो एक कायर, और दूसरे जीएनपीसी वाले इस देश के गद्दार। और इन गद्दारों के प्रति जनता में कोई रोष नहीं है। उल्टे जो है बस मोदी ने सब बेच दिया, मोदी ने सब बेच दिया। पता नहीं कैसे ये बर्दाश्त होता है वो बीजेपी वालों को। बीजेपी वालों की मानसिकता जरा देखिए, माने ये कितने बड़े गद्दार हैं कि जब ये राहुल कह रहा था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इतना भी नैतिक साहस सब देखिए। इनकी गद्दारी जो है वो थोड़ा सा माने वो इनडायरेक्ट मतलब कि ये गद्दारी करवाते हैं इस जेएनपीसी से, और उस जेएनपीसी की रक्षा करते हैं। ये इनकी गद्दारी है। और ये साजिशें बहुत बड़ी हैं। जितने भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जितने भी प्रवक्ता आते हैं, वो सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट करते हैं, आरएसएस को टारगेट करते हैं। लेकिन कभी भी इस गद्दार जीएनपीसी पर जो है वो बोलने को तैयार नहीं है, वामपंथियों पर बोलने को तैयार नहीं है, टीएमसी पर बोलने को तैयार नहीं है।
और ये बीजेपी वाले उनको भी टारगेट नहीं करते हैं, सिर्फ जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर करते हैं। ये जो ऊहापोह की स्थिति है ये बहुत ही घातक है। इसलिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जाइए, जीएनपीसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है कि यह देश का दुश्मन है। उसी ने देश को बांटा है, और देश को बांट करके कभी कहते हैं कि जो है वो जिन्ना के कारण है, कभी सावरकर के कारण है, कभी हिंदू महासभा के कारण है, लेकिन इसी ने देश को बंटवाया और तमाम इस तरह की जो है थियरी को फ्लोट करके ये अपने पाप को ढकने की कोशिश करती है। तो आ जाइए मुख्य विषय पर कि अभी भारतीय जनता दल की और भारतीय जनता दल की तरह और भी लोगों की यह कोशिश पूरी कामयाब भी नहीं हुई है कि अपराध या अपराधी, आतंकवाद या आतंकवादी से मैंने कि किसी भी पंथ का या इस्लाम का जोड़ना जो है यह देशद्रोह है। ये कोशिश अभी कामयाब भी नहीं होती, कोशिश जारी है। तब तक ये गद्दार सलमान खुर्शीद ने वो हिंदुत्व को जोड़ दिया उस आतंकवाद से। हम बेवकूफ नहीं कहेंगे, इस गद्दार सलमान खुर्शीद से पूछा जाना चाहिए कि जिस तरह का अपराध, जिस तरह के निर्मम कार्य जो है वो ये सब बोको हराम वाले करते हैं और इसिस वाले करते हैं कि लोगों की गर्दन काट देना, निर्मम हत्या करना और वो बच्चियों को जो है वैश्यालय में भेज देना, क्या ये हिंदुत्व में होता है? तो ये सवाल जो है ये जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करना उसका मुख्य उद्देश्य था हमारे देश में नफरत फैलाना, एक हिंसा फैलाना। देखिए, और हिंसा शुरू भी हो गई, कल के समाचार में था हिंसा शुरू भी हो गई। तो ये देश के दुश्मन हैं। यही समझ जो है हमारे भारतीय भाई बहनों में विकसित करनी होगी, यही समझ विकसित करनी होगी कि यह जीएनपीसी कोई पार्टी नहीं है, बल्कि यह देश की गद्दार है और देश की गद्दार है। अब देश को यह भी समझाना पड़ेगा और देश को समझना पड़ेगा, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी ये समझना पड़ेगा कि इन देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो जीएनपीसी है, वामपंथी हैं, और जो टीएमसी है, ये टीएमसी देश के दुश्मन या एनसीपी वाले हैं, जो भी हैं, आरजेडी या सपा वाले, इनकी रक्षा करने वाली बीजेपी भी वो उसी तरह से गद्दार है। तो मोदी जी जो है तमाम हाईवे, एक्सप्रेसवे को दिखा करके इस गद्दारी को जो छिपाने का जो काम कर रहे हैं, इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। इनको बीजेपी के द्वारा ये इन गद्दारों को छिपाने का जो षड्यंत्र है, जो साजिश है, कुछ नमूने उन नमूनों को, उन तरीकों पर हमारे भारतीय भाई बहन अभी गौर करें। अब जैसे राहुल है, अब इसमें समझाने की जरूरत है कि जिस समय डोकलाम के मुद्दे पर कम से कम 3 साल या 4 साल पहले जो डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी, उसमें हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छुपे रात के अंधेरे में वो मिलता है। ये सबसे बड़ी गद्दारी है। इसके बावजूद भी बीजेपी वाले उसको गद्दार नहीं मानते। ये तो है। जब हमारी सेना, अच्छा, और ये इतना ही नहीं, हमारी सेना को ये अपने किसी नेता, एक गद्दार राहुल गांधी हमारे सेना अध्यक्ष को अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है
और जो दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजता है वो नवजोत सिद्धू को। कोई पूछे कि ये गद्दारी नहीं है? और अपने मणिशंकर अय्यर को भेजता है कि जाकर के पाकिस्तान की सहायता मांगिए कि मोदी सरकार को अपदस्थ किया जाए। और हमारी जो सेना जो है जब आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में, लेकिन वो पाकिस्तान क्षेत्र जो कि अपनी भारतीय सीमा से लगा हुआ है, उसमें नष्ट करने के लिए जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब हमारी सेना का मनोबल गिराने के लिए और उसका जो है शौर्य और पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए ये गद्दार राहुल गांधी वो सबूत मांगता है। तो ये बीजेपी वाले बताएं, ये मोदी जी बताएं, क्या ये गद्दारी नहीं है? ये सारा सवाल जो है बीजेपी वालों से किया जाना चाहिए। और फिर हमारी जो वायुसेना जो है आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है, तो हमारी वायुसेना या हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए या उसका मनोबल गिराने के लिए फिर यह सबूत मांगना इस गद्दार राहुल गांधी के द्वारा, क्या मोदी जी के अनुसार, बीजेपी वालों के अनुसार वो गद्दारी नहीं है? लेकिन इन बातों के बावजूद और अक्सर इस राहुल गांधी के माने सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे राहुल गांधी की सभाओं में लगते हैं और जो अखिलेश है उसकी भी सभाओं में लगते हैं। तो ये हर तरह से देश के दुश्मन और देशद्रोही हैं। लेकिन सारे देश के दुश्मनों को जो पालने वाला है, जिसकी शर्त से ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा गद्दार है इस देश का। तो अब उसको कैसे बचाते हैं? इस राहुल गांधी को जो डिस्कशन करते हैं, ये परिवारवाद चलाता है या एक नासमझ है और इसको समझ नहीं है। बताइए, जो देश का गद्दार हो, देशद्रोही हो, देश का दुश्मन हो, उसको बताते हैं कि ये परिवारवाद चलाते हैं। तो परिवारवाद का अपराध और देशद्रोह का अपराध अब लोग समझ जाइए। यदि देशद्रोही के रूप में, देश के गद्दार के रूप में, देश के दुश्मन के रूप में यदि जो है जनता के सामने लाया जाता, तो जनता को फैसला करने में आसानी होती है। लेकिन ये बराबर अब देखिए जो है तो बराबर ये जो है वो कहते रहते हैं कि ये परिवारवाद चलाते हैं और ये नासमझ हैं। और यूट्यूब पर जितने भी ये बीजेपी के सिपहसालार हैं या यूट्यूबर हैं, वो राहुल गांधी पप्पू है, इसके विषय में तमाम वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ताकि पप्पू के रूप में आप आनंदित होइए, आनंद उठाइए, मजे लीजिए। लेकिन वो गद्दार है, इस देश का दुश्मन है, देशद्रोही है, यह भूल जाइए। ये साजिश है बीजेपी की। तो बीजेपी वास्तव में या मोदी जी इस देश के सबसे बड़े वो अभिशाप हो गए, सबसे बड़े अभिशाप। इस जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियां पूरे इतिहास में आपको नहीं मिलेगी। और बल्कि अंग्रेज आए, शासन किए, चले गए लूट करके, लेकिन उन्होंने इस भारत को उतनी क्षति नहीं पहुंचाई जितनी कि इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी गद्दारियों से देश को वो क्षति पहुंचाई। और जितने लोग भी माने देशभक्त किस्म के साथ थे, उनको वो किनारे लगाया। और उसमें और इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को
पूरा 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 शह दिया किसने? गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियां बताना बहुत जरूरी है मोदी जी। ये सवाल नहीं है कि आपकी अकल कम है। मैं बता रहा हूं कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भाई कि यही बिल्कुल उपयुक्त समय है कि उधर अंग्रेज उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में इंगेज है, फंसे हैं। हम पूरी ताकत से जो है अपने आज़ादी का मुहिम चलाएं, इसको हिट करें, इसको नुकसान पहुंचाएं, तब ये मजबूर होगा। लेकिन ये सब चूंकि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू जो है ये अंग्रेजों के दलाल थे, उसके मुखबिर थे, तो सुभाष चंद्र बोस की इस बात को खारिज कर दिया। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने बाहर जाकर के जो हमारे जो युद्धबंदी थे यानी भारत के लोग उनको संगठित किया, ऑर्गेनाइज किया, आजाद हिंद फौज बनाया और आजाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए यानी वो माने सिंगापुर, रंगून और माने से आगे बढ़ते हुए कोहिमा जो कि इसमें हमारे नागालैंड की राजधानी है वहां तक आ गए थे। तो उधर जब वो बढ़ने लगे तब इन समूहों के मन में वो छटपटाहट हो गई भाई कि लोग सवाल करेंगे भाई कि जब आज़ादी की लड़ाई जब सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे हैं तब तुम क्या कर रहे हो? तो सिर्फ आनंद फानंद में दिखावे में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो भारत छोड़ो वाला 1942 का भारत छोड़ो वाला आंदोलन सिर्फ जो है सुभाष चंद्र बोस जो अपने आजाद हिंद फौज के द्वारा जो है इस देश को आजाद करा रहे थे उसके जवाब में या उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए और देश में एक झूठा और छद्म जो है एक अपनी ये छम बनाने के लिए कि भाई कि आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आनंद फानंद में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी 42 में भारत छोड़ो का चलाया जो कि 24 घंटे में ही वो बिल्कुल दफन हो गया। सन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन 24 घंटे में दफन हो गया। लेकिन वो जो है सिर्फ जो है वो हमारे सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज जो है अंग्रेजी सेना को हराते हुए जो आगे बढ़ रही थी तो इन समूह के अपना चेहरा बचाने का एक संकट आ गया था कि जनता पूछती कि भाई जब सुभाष चंद्र बोस ही जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वही आज़ादी दिला रहे हैं तब तुम क्या कर रहे हो? तो अपना चेहरा छुपाने बचाने के लिए इन सबों ने जुटा वही वो 1942 वाला भारत छोड़ो वाला चला जो कि फ्लॉप भी हो गया, दफन हो गया। तो इस कदर के ये गद्दार हैं मोहनदास करमचंद गांधी और ये जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू। ये मोदी जी इन गद्दारों की अभी पूजा अर्चना आराधना क्यों कर रहे हैं? यही तो गद्दारी है मोदी जी की। और फिर और उतना ही नहीं और भी बताना जरूरी है कि जब वो सेना उनकी आजाद हिंद फौज की जो है अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए भारत में आगे बढ़ रही थी तो उसमें न तो टेलीफोन था न तो मोबाइल था न संचार का कोई साधन था ही नहीं। सिर्फ एक ही साधन था वो टेलीग्राफ या टेलीग्राम। तो टेलीग्राम से ये संदेश आ रहे थे इंग्लैंड से भी और अमेरिका से भी और इन दोनों को आ रहे थे
किसको आ रहे थे? ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को भी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को भी। उस संदेश में यही था कि सुभाष चंद्र बोस को जानते थे कि यदि एक बार सुभाष चंद्र बोस भारत में आ गए और अंग्रेजों को भगा दिया, शासन पद्धति ला दिए, तो वो भारत को मजबूत करने वाली नीति चलाएंगे और भारत बहुत जल्दी जो है वो ताकतवर बन जाएगा। और जो ब्रिटेन की, अमेरिका की, यूरोप की जो दादागिरी है, जो हेगेमोनी है, उसको भी वो ध्वस्त कर देंगे। ये मालूम था कि ये सुभाष चंद्र बोस के हाथों में शासन आएगा, भारत को बिल्कुल मजबूत कर देंगे, एकता भी ला देंगे। और जो हेगेमोनी है, चौधराहट है, जो उनका माने दबदबा है, जो डोमिनेंस है, और उसको बहुत जल्दी जो है वो नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो इसलिए दोनों के दोनों वो टेलीग्राम भेज रहे थे कि ये सुभाष को भारत की धरती पर आने से कैसे भी रोको। और वो चेतावनी भी दे रहे थे कि यदि सुभाष को भारत की धरती पर आने से नहीं रोका गया तो नेहरू की क्या विसात है, गांधी का भी राजनीतिक जीवन जो है वो गांधी का भी राजनीतिक जीवन में ग्रहण लग जाएगा। इस तरह की चेतावनी तो जो इंग्लैंड और अमेरिका जो वो टेलीग्राम के माध्यम से दे रहे थे। और उस समय भी इन सबों ने गद्दारी क्या किया, जरा ये भी देश जान ले और आप लोग जान लीजिए कि ये जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उसमें भी ऑल इंडिया रेडियो चलती थी, आकाशवाणी जिसे आप कहते हैं। आकाशवाणी पर या ऑल इंडिया रेडियो पर यह वो माने हमारी जो है आजाद हिंद फौज, जो कि इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए आगे बढ़ रही थी, उस आजाद हिंद फौज के खिलाफ ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अपने देशवासियों को और जो अंग्रेजी सेना में भारतीयों को वो आह्वान कर रहा था। देखिए गद्दारी, जो इस देश को आजाद करा रहा है उसके खिलाफ ये बोल रहा था ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कि, और वो तो उस आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए कौन आजाद हिंद फौज जो अपने देश को आजाद करवा रही थी और आजाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए आगे बढ़ रही थी। उस आजाद हिंद फौज के खिलाफ जो है ये हमारे भारतीयों को, और वो भारतीय जो कि अंग्रेजी सेना में भर्ती थे उनको जो है आह्वान कर रहा था। तो इतना बड़ा गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और दूसरी ओर ये जो जवाहरलाल नेहरू जो है, तो फिर इसके बाद वो पीछे पड़ गया कि कहाँ पर हैं हमारे ये सुभाष चंद्र बोस। और फिर इसके बाद फिर रूसी शासकों से मिल करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और चूंकि बाद में जो है जब ये अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जब बम गिराया, एटम बम गिराया, तो वो घुटनों पे आ गया। जापान जो है बिल्कुल घुटनों पे आ गया। तो जब वो उसका डाउनफॉल हुआ, घुटनों पे आ गया जापान जो है, तब सुभाष चंद्र बोस ने एक नया ठिकाने के लिए, और वो जानते थे कि ठीक है कि जो एलाइड पावर्स का जो संगठन था, जानते द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो ग्रुप बटे थे। एक था एक्सिस पावर, तो एक्सिस पावर में इटली और जर्मनी पता नहीं था कि नहीं थे, इटली और जापान वगैरह थे, तो एक्सिस पावर थी। और दूसरा था एलाइड पावर। तो एलाइड पावर में ये बाकी सब दुनिया के देश। तो एक्सिस पावर में जब ये डाउन हो गया जापान, तब सुभाष चंद्र बोस जो है वो दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए, और ये पहले ये रूस जो है वो इटली के साथ ही था, जापान के साथ ही था, लेकिन वो चर्चिल आकर के कैसी कूटनीति पढ़ा गया
उसको स्टालिन को कि वो जो है वो एक्सिस पावर के खेमे से वो कूद करके वो आ गया वो एलाइड पावर के खेमे में। तो सुभाष चंद्र बोस ये जान के गए कि भाई ठीक है भाई किन्हीं कारणों से या चर्चिल ने क्या पट्टी पढ़ाई वो मैंने, लेकिन उस रूस से कुछ सहायता मिल सकती है। तो रूस में मिलने गए हो। तभी अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इस नेहरू को कहा कि अरे भाई तुम्हारा दोस्त मानो व्यंग था, तुम्हारा दोस्त मान तो तुम्हारा दुश्मन जो है वो अमेरिका में घूम रहा है। तब ये गद्दार नेहरू स्टालिन से मिल करके वो कैद करवाया हमारे नेताजी को। और जो माने रूस में जो साइबेरिया का एक क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें बड़े घने घने जंगल है। घने जंगलों में वो जेल बने हुए बड़े बिहड़ किस्म के, और उसमें यदि किसी कैदी को बंद कर दिया जाए तो वो कैदी बाहर नहीं आ सकता, सीधे ऊपर ही जाएगा। तो उन्हीं किसी जेल में सुभाष चंद्र बोस को पकड़वा करके बंद करवाया और निर्मम यातनाओं के साथ हमारे परम आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये मैंने रूसी शासकों माने स्टालिन वगैरह की सहायता से उनको मरवाया। ये पिछले कुछ एपिसोडों में भी बताया गया है। इतनी बड़ी साजिश वो मरवाने का, मैंने क्या अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा मानता था वो सुभाष चंद्र बोस को, ये गद्दार नेहरू। तो इतनी बड़ी जो साजिश किया वो मरवाने का, तो इस साजिश की ओर किसी का भी ध्यान न जाए तो फिर इसने झूठी कहानी बनवाया कि सुभाष चंद्र बोस तो वो जापान से आ रहे थे हवाई जहाज से, उनका हवाई जहाज ताइवान या फार्मोसा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। और फिर इस कहानी पर वो खुद और उसकी बेटी ये गद्दार इंदिरा गांधी ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस के द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी के माध्यम से उस पर ठप्पा लगवाया ताकि ये सही है। तो ये हर तरह से इस देश के माने बहुत खतरनाक, पूरे इतिहास में आप देख जाइए, इससे खतरनाक कोई दुश्मन हो नहीं सकता। इन खतरनाक दुश्मनों को ये मोदी जी पूछ रहे हैं, ये मोदी जी को हिसाब देना पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल, कि इन देश के दुश्मनों की पूजा क्यों कर रहे हैं, इनकी गद्दारी को क्यों छुपा करके देश के खिलाफ ये गद्दारी क्यों कर रहे हैं। ये गद्दारी जो है वो मोदी जी की। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।